हेलो बच्चों, टॉपर टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋषिकेश। आपको मैं यूपीएससी के बारे में जो स्टूडेंट फेल होते हैं उसके बारे में कुछ शॉकिंग ट्रूथ बताने वाला हूं। अगर आप भी आपका जो 1 से 2 साल यूपीएससी के स्टडी के अंदर जाने वाले हैं और उससे आप बचना चाहते हो, फेल्योर कम करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखो। आधे घंटे तक ये वीडियो करीबन चलेगा। बट आपके लाइफ के 2 से 3 साल अगर आप गलत स्टडी करते हो या फिर जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन्होंने गलतियां की है, उनकी तरह आप नहीं करना चाहते, तो इस वीडियो को देखो। तो चलो शुरू करते हैं। टॉपर टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। देखो बच्चों, 99.4% पीपल्स हर साल यूपीएससी में ना सिलेक्ट ही नहीं हो पाते। 99%, खाली 1% बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं। यानी कि करीबन 1000 के करीबन बच्चे सिलेक्ट होते हैं। बट इस एग्जाम में देखो, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। बट उनमें से खाली 850 सिलेक्टेड। ये 2024 का आपको डेटा बता रहा हूं। ओके, बट अगर सक्सेस रेट देखा जाए तो 1% भी नहीं है। 1000 में से खाली एक बच्चा सिलेक्ट हो पाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे क्वालिफाई ही नहीं क्यों हो रहे? क्योंकि प्रीलिम तो क्वालिफाइंग है, बट फिर भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो बड़ा रीजन है, और इसी रीजन को मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, अब रियल जो बच्चे इस एग्जाम में सिलेक्ट हो रहे हैं ना, तो उनका सक्सेस का फॉर्मूला क्या है, वो किस तरीके से स्टडी करते हैं और किस गलतियों से वो बचते हैं, तो ये वीडियो में हम जानेंगे आज। देखो, यूपीएससी ना आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से पता नहीं है। कुछ यूपीएससी की रियलिटी है जो आप भूल रहे हो। देखो, यूपीएससी ना एक इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है। इतनी टफ एग्जाम है कि इसमें कोई भी बच्चा आसानी से सिलेक्ट नहीं हो पाता। बिकॉज ऑफ दैट इस एग्जाम के थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और 20 अदर सर्विसेज की रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि सिलेक्शन होता है इन जगहों पे। और एग्जाम 3 स्टेज में ली जाती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जैसे हमने पहले आपको बताया कि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, और उस क्वालिफाई में भी बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते। सबसे ज्यादा फेल्योर रेट प्रीलिम में ही होता है, उसके बाद मेंस में होता है, उसके बाद इंटरव्यू में होता है। देखो, इस एग्जाम में ना आप 25+ सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। करंट अफेयर्स, ये तो डेली चलने वाला सब्जेक्ट है। ओके, उसी के साथ साथ इथिक्स रहता है, और उसी के साथ साथ एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहेगा, वो भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। इस एग्जाम को अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो तो 2 से 3 साल आपको देने पड़ेंगे। बट अगर इतना देकर भी आप सिलेक्ट नहीं हो पाते तो गलतियां कुछ तो की है, बच्चों ने की है इससे पहले, तो ये आपको देखना होगा। तो देखो, सबसे बड़ा रीजन है फेल्योर का, नो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यानी बच्चे जो कुछ पढ़ाई कर रहे हैं अभी, उनका स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जीरो है, जीरो। 65% कैंडिडेट स्टार्ट विदाउट प्लान। प्लान नहीं करोगे तो सक्सेस भी नहीं होगा। ओके, और जो 35% हायर सक्सेस रेट है, वो प्रीलिम में क्वालिफाई हो रहे हैं, मेंस में भी नहीं और इंटरव्यू में भी नहीं, खाली प्रीलिम में। ओके, बट और उसी के साथ साथ बच्चों के लिए ना कस्टमाइजेशन बेस, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस उनको पता नहीं है क्या है। अगर ये आपको पता चल जाए कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, तो आपका एग्जाम का जो स्टडी करने का प्रोसेस है वो बदल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, आप पहले प्लान करो। प्रॉपर प्लान आपके साथ होना चाहिए। इफ यू फेल टू द प्लान एंड प्लान टू बी फेल, यानी कि प्लान करने में भी आप
फेल हो गए तो डेफिनेटली आप एग्जाम में फेल हो जाओगे। ओके, तो विदाउट प्लानिंग गारंटीड फेल्योर। अगर आपके पास प्लानिंग नहीं है तो फेल्योर आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस एग्जाम को आपको पास करने के लिए मिनिमम 18 महीने होने चाहिए। अगर कोई बच्चा है वो 21 ईयर में या 22 ईयर में पास हो जाता है, बट वो 2 से 3 साल पहले इसकी प्रिपरेशन शुरू कर देता है, तभी वो पास हो पाता है। इस एग्जाम के लिए आपको देखो मंथली, वीकली और डेली प्लानिंग की जरूरत पड़ती है, तभी आप इस एग्जाम में सक्सेस हो पाओगे। तो आपके पास अभी तक आपने प्लानिंग नहीं की है, आप अब अगर एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है तो सबसे पहले प्लानिंग कराओ। सॉरी। और उसी के साथ साथ आपके जो बुक सिलेक्शन है और जो बाकी के कुछ चीजें हैं वो प्लान करना स्टार्ट कर दो, बट विदाउट प्लानिंग कुछ भी मत करना, क्योंकि 2 से 3 साल आपके कैसे निकल जाएंगे ये पता भी नहीं चलेगा आपको। अब देखो, दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इस एग्जाम में फेल होने का, सिलेबस मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी कि सिलेबस को आप अच्छी तरीके से समझ ही नहीं पा रहे हो। करीबन जब भी आप इस एग्जाम को शुरू करो ना स्टडी करने के लिए, तो 1 हफ्ता 2 हफ्ते, ओके, तो सिलेबस अच्छी तरीके से समझो। उसी के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के भी आपको स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप इस एग्जाम में सक्सेस हो पाओगे। मैं आपको शॉकिंग फैक्ट बताऊं, 60% जो एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है, 2024 में 2004 में सॉरी 2024 में प्रीलिम क्वेश्चन वेर इंटरडिसिप्लिनरी। यानी कि बच्चों को पता ही नहीं कि प्रीलिम्स में क्या आता है। ओके, और सबसे कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना एनालाइज ही नहीं कर पाते। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस ये दोनों साथ में लेकर बैठने हैं, तभी आपकी स्टडी अच्छी तरीके से हो सकती है। विदाउट सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप कुछ भी अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आप क्या करते हो, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आपकी स्टडी किस दिशा में जाएगी, यानी कि स्टडी आप एवरीथिंग करते बैठोगे बराबर। बट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। और हाई यील्ड टॉपिक, और आप और दूसरी गलती करते हो कि आपको हर एक टॉपिक अच्छा लगता है बट वो सिलेबस में है ही नहीं भाई, तो क्या करेगा तू पढ़ के। ओके, और दूसरा, और एक मैं आपको शॉकिंग ट्रूथ बता दूं, जो टॉपर्स रहते हैं ना वो क्या करते हैं, वो फोकस के साथ स्टडी करते हैं रिकरिंग टॉपिक्स इन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। देखो आपको पिछले 2-3 साल में कौन से टॉपिक्स पे सबसे ज्यादा पूछा गया है, कौन से टॉपिक्स यूपीएससी के लिए सबसे फेवरेट है, ये भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। ये अपने आप आपको समझ में आ जाएगा जब आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये दोनों एक साथ लेकर बैठोगे। ओके, अब तीसरा फेल्योर का सबसे बड़ा रीजन है रिवीजन ट्रैप। देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दी है और मैं कुछ आपको शॉकिंग ट्रूथ भी बताने वाला हूं। फर्स्ट, एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि आपका जो ब्रेन होता है ना 50% इंफॉर्मेशन विद इन 24 आवर्स क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। आप जो कुछ पढ़ोगे ना, आप एक दिन ट्राई करो, फ्रेश कौन सी भी बुक उठाओ आप जो अभी तक आपने पढ़ी नहीं है, उस बुक को क्या करो, आप एक दिन तक पूरा पढ़ो, और पढ़ने के बाद 24 आवर्स के बाद आपको कितना ध्यान में रहता है ना वो देखो। आपको अपने आप पता चला जाएगा कि जो मैंने कल पढ़ा है वो 50% अभी मेरे दिमाग में भी नहीं है। ओके, तो इबिंगहॉस वक्र, यानी कि ये जो मैंने अभी डायग्राम दी है आपको, इस डायग्राम को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये डायग्राम क्या कहती है, सबसे पहले देखो,
अगर आप फर्स्ट रिवीजन करते हो, फर्स्ट रिवीजन, ओके, फर्स्ट रिवीजन करते हो तो 100% आपके दिमाग में है। बट जैसे जैसे टाइम चला जाएगा, जैसे जैसे टाइम चला जाएगा, तो आपके दिमाग में जो है वो अपने आप खत्म होता चला जाएगा, यानी कि आप ज्यादा ध्यान नहीं रख पाओगे। ओके, ये छोट क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में अंदर नहीं रहेगा। एक दिन के अंदर आप 50% जो आपने पढ़ा है वो क्या चला अपने दिमाग से चला जाएगा। इसलिए आपको 24 आवर्स में दूसरी रिवीजन करनी है। और दूसरी रिवीजन आप अगर करते हो तो जो पहले एक दिन में खत्म होने वाला था, अब जो रिवीजन करने के बाद वो कितने दिन में खत्म होगा, कम से कम एक हफ्ते में। 3-4 दिन लगेंगे। अगर आप फिर से रिवीजन करते हो तो एक हफ्ते तक चलेगा, और फिर से अगर रिवीजन करते हो तो वो लॉन्ग लास्टिंग तक चलेगा। यानी कि जब भी आपका रिवीजन का साइकिल बढ़ेगा, तब तक आपके दिमाग में जो आपने पढ़ा है उसको स्टोर करने की क्षमता भी बढ़ेगी। उसको एक इबिंग हॉर्स वक्र कहा जाता है, यानी कि फॉरगेटिंग कर्व भी उसको कहते हैं। आपकी मेमोरी हर जो आपने पढ़ा है वो कभी भी ध्यान में नहीं रह सकती। मेरे साथ, आपके साथ, सभी के साथ ऐसा ही हुआ है। ओके, आप इबिंग हॉर्स वक्र यानी कि कर्व एक बार चेक करो, वो साइंटिफिक है, ये मैं नहीं बात कर रहा हूँ। अब मैंने आगे भी ये जो पूरा कर्व है वो दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो पॉज करके, और इंटरनेट भी पढ़ सकते हो। अब देखो, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, ओनली 1 और 2 रिवीजन करते हैं। बट जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होते हैं, जो सबसे ज्यादा फास्ट एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, वो 4 to 5 रिवीजन की साइकिल उनकी होती है हर साल। तभी वो क्या कर पाते हो, उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हो। मैं आपको 3 to 1 एक रूल बताने वाला हूं। देखो, 3 क्विक रिवीजन आपकी होनी चाहिए, 2 डीप रिवीजन होनी चाहिए, और एक मॉक बेस आपकी रिवीजन होनी चाहिए। यानी रिव्यू समझ लो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के बिना आप एग्जाम पास नहीं हो सकते। ओके, अब ये जो मैंने आपको ये डायग्राम दिखाई, ये वाली, तो यही मैंने एक्सप्लेन की है। देखो, जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हो, फर्स्ट रिवीजन आपकी जब होती है तो आपके दिमाग में अंदर 100% होता है। उसके बाद धीरे 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 कम होता चला जाता है। ओके, 1 आवर में आपके दिमाग में खाली कितने परसेंट बचता है, 30%। और एक दिन के अंदर आपके दिमाग में खाली 20% रह जाता है, और 1 मंथ के अंदर आपका दिमाग पूरा खाली हो जाएगा, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रहेगा। इसलिए आपको दूसरी रिवीजन जल्द से जल्द करनी चाहिए। यानी कि अगर पॉसिबल हो, जो पढ़ा है आपने वो 1 घंटे के अंदर पॉसिबल हो तो उसका क्विक एक रिवीजन कर लो। ओके, नहीं पॉसिबल तो दूसरे दिन कर लो, बट रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ओके, ये आप देख लो एक बार पॉज करके, आपको पता चल जाएगा। अब देखो, फोर्थ जो सबसे बड़ा रीजन है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो गई आपके पास। बच्चे क्या करते हैं, अभी के मैं अब बात कर रहा हूँ, इतनी सारी बुक्स पढ़ते हैं कि एग्जाम में क्या पूछे जाने वाला है ये उनको ध्यान में नहीं। अभी खाली वो पढ़ाई के ऊपर जोर दे रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना आपको। आपको जो भी सिलेक्टेड बुक्स पढ़नी है, आपका बुक का जो कलेक्शन होना चाहिए मैक्सिमम 50 बुक्स, मैक्सिमम। और मास्टर आप इस बुक में होना चाहिए, यानी कि एक बुक आप जितनी ज्यादा पढ़ोगे उतनी टाइम्स आपकी रिवीजन होगी। नॉलेज लेने के लिए आपको तो पूरा इंटरनेट पड़ा हुआ है, कितने बहुत सारी बुक्स है, बट आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के नजरिए से पढ़ना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, जब आप एक बुक पढ़ो ना तो उसको अच्छी तरीके से पढ़ो। एक बुक पढ़ने के बाद डायरेक्टली जंप मत हो किसी भी दूसरे बुक्स पे। मल्टीपल रिसोर्सेस आपके पास रहेंगे, मार्केट में बहुत सारी बुक्स है। ऑथेंटिकेट बुक पढ़ो, तभी आपका रिजल्ट आएगा। पैसिव लर्निंग इन कोचिंग क्लासेस, बहुत सारे बच्चे खाली क्लास पे डिपेंड होते हैं। क्लास पर खाली आप प्रीलिम, मेंस, इंटरव्यू, ये सभी के सभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते। ओके, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इंटरव्यू तक सबसे कम बच्चे जाते हैं।
अगर खाली कोचिंग के भरोसे बैठे तो। ओके, अब रियलिटी में आपको बताता हूँ। खाली आपको 2 से 3 बुक्स पढ़नी है एक सब्जेक्ट के लिए। ओके, और उसको रिवाइज करते रहना है 5 to 5 टाइम, मिनिमम 5 टाइम्स आप उसको रिवाइज करो। जितनी ज्यादा रिवीजन उतना बेटर रिजल्ट आपका, वरना ये इस लड़की की जैसी आपकी हालत हो जाएगी। भाई मेरे पास सब कुछ है, ओके, बट आपका दिमाग का जो सर्वर है ना वो क्रैश होता जाएगा अगर आप कुछ भी पढ़े तो। ओके, क्रैश हो जाओगे आप। सॉल्यूशन क्या है? क्वालिटी या क्वांटिटी, ये आपको डिसाइड डिसाइड करना है। क्वालिटी बुक्स पढ़ो, क्वांटिटी में मत चले जाओ। लेस इज मोर, जितना कम उतना बेहतर। बाद में जाकर आप अगर उस बुक्स में आपको रिलेवेंट टॉपिक नहीं मिल रही है तभी आप स्विच करो बुक को, अदरवाइज स्विच करने की जरूरत नहीं आपको। अब देखो, फेलियर का रीजन नंबर 5 क्या है? आंसर राइटिंग डिजास्टर। बच्चों को ना इतना सारा ओवरलोड है, इतनी सारी दिमाग में भरा हुआ है, बट वो आंसर को ना रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। यूपीएससी ने दिया हुआ है कि आंसर किस प्रकार लिखना है। आप देखो यूपीएससी के साइट जाकर देखो, एक बार चेक करो कि किस प्रकार की गलतियां बच्चे करते हैं। ओके, अब मैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने वाला हूं। एवरेज स्टूडेंट लेस देन 20 प्रैक्टिस आंसर, यानी कि वो क्वेश्चन पेपर जो आने वाला है उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते। 20 टाइम्स से भी अगर लेस पे अगर प्रैक्टिस है आपकी तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट क्या करते हैं मालूम है? 80 to 100 टाइम्स प्रैक्टिस करते हैं आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग की, तभी वो सिलेक्ट हो पाते हैं। अब देखो, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। जो आप लिखते वक्त जो कुछ मिस कर जाते हो, क्या है? जो कुछ आपको क्वेश्चन पूछा है उनका आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके बाद उस आंसर की बॉडी होती है, उसके बाद आपको कंक्लूजन के ऊपर पहुंचना पड़ता है। बट उसी के साथ साथ अगर आप आंसर कर लिख रहे हो तो डायग्राम्स, फ्लो चार्ट और डेटा अच्छी तरीके से आपको रिप्रेजेंट करते आना चाहिए। बट आपका नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो है बट उसको आप पेपर पे कंसेप्चुअलाइज नहीं कर पाते, उसको राइटिंग में अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हो। उसी के साथ साथ पुअर टाइम मैनेजमेंट है आपका, 3 घंटे में खाली 3 आंसर लिख पाते हो। भाई ऐसा नहीं होता ना, बहुत आपको क्वेश्चंस रहते हैं, तो कम से कम आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो आपने एक मूवी आई थी देखो अभी, तो वो क्या कहता है भाई, अब मैं आपको कहता हूँ, आपको आपके बारे में सब कुछ पता है, करेक्ट? तो आप क्या करो, 250 वर्ड्स खुद के बारे में आधे घंटे के अंदर लिख के दिखाओ। अगर ये आपने कर लिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो और कितने धरती पे। ओके, अब देखो, आंसर राइटिंग करते वक्त ना आपको डेली टारगेट्स रखने हैं। मिनिमम आपको 5 आंसर्स के क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। वीकेंड में फुल मॉक टेस्ट देना है, तभी आप सिलेक्ट हो पाओगे। ओके, चलो, थैंक यू। अब फेलियर का रीजन नंबर 6, करंट अफेयर्स, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम। यानी कि हर रोज तो करंट अफेयर्स तो आने वाले हैं, बट उसको पढ़ना कैसे है, ये भी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी और दिक्कत होती है। दोनों है, एक अपॉर्चुनिटी भी है और दिक्कत भी है। तो इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है बच्चों का? 40% ऑफ 40% जो बच्चे 2024 में, देखो मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो 40% रिसेंट इवेंट पे पूछे गए थे।
तो आपका सिलेबस और रिसेंट इवेंट ये आपको ध्यान में रखने हैं। उसी के साथ साथ मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, करंट अफेयर सेपरेटली पढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता, करंट अफेयर सेपरेटली नहीं पढ़ा जाता, डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। क्योंकि बाद में जाकर आप अगर पढ़ते हो उसको ना, तो एक आपको कौन से टाइम पे कौन सी घटना चल रही थी, करंट अफेयर्स क्या था, ये आपको पता नहीं चलेगा ठीक से। ठीक, उसी के साथ साथ जो मंथली मैगजीन्स आती है उसको भी आपको रिवीजन करनी है। कुरुक्षेत्र हो गई, योजना हो गई, इस प्रकार की मैगजीन्स आती है मार्केट में, वो आप अच्छे से पढ़ो। उसी के साथ साथ स्टैटिस्टिक्स टॉपिक्स जो होते हैं जिसका किसी के साथ कनेक्शन नहीं होता, वो भी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है विनिंग स्ट्रेटेजी। विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, डेली न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो, लिंक विथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। बट अगर न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त न्यूज़ का एडिटोरियल आपको पढ़ना है, अगर वो एडिटोरियल किसी राजनीतिक पार्टी के नेता के द्वारा लिखा हुआ है तो बिल्कुल मत पढ़ो। आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, कंक्लूजन न्यूज़पेपर का। कंक्लूजन आपसे अगर आप पढ़ते हो ना तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद वो किसने लिखा है, रिटन बाय, ये दोनों आपको अगर अच्छे लगते हैं तो ही आप उस न्यूज़पेपर को पढ़ो, अदरवाइज छोड़ दो उस न्यूज़पेपर को। ओके, अब आता है रीजन नंबर 7, सीसैट निग्लिजेंस। बहुत सारे बच्चे सीसैट को हल्के में लेते हैं। ये क्या है, साइलेंट किलर है आपका। ओनली 32%, आपको क्या लगता है 30% क्वालिफाई करने के लिए लगता है, तो बिल्कुल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। सीसैट क्वालिफाइंग है तो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपको जीएस पढ़ना है, बट सीसैट को आप भूल नहीं सकते। सीसैट एक प्रीलिम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, तभी आप जाकर प्रीलिम्स पास हो पाते हो, करेक्ट। तो सीसैट में हल्के में मत लेना। ओके, अब रियलिटी क्या है, मेनी ब्रिलियंट कैंडिडेट फेल एट प्रीलिम ड्यू टू सीसैट। बहुत सारे बच्चे प्रीलिम में पास ही नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ दैट सीसैट, क्यों सीसैट उनको अच्छी तरीके से आता ही नहीं है। सीसैट में आपको रीजनिंग, ओके, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको हल्के में नहीं लेना है। सीसैट आपको उसकी अगर पॉसिबल है तो डेली आधा घंटा 1 घंटा उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, तभी जाकर आप पास हो पाओगे। उसका सॉल्यूशन क्या है, देखो मैंने अभी आपको बताया कि डेली 1 आवर आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेली में। ओके, तो सीसैट क्वालिफाइंग है, बट उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, तभी आप प्रीलिम पास हो पाओगे, अदरवाइज मेंस नहीं दे पाओगे। अब देखो फेल्योर का रीजन नंबर 8, साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। क्या है, मेंटल हेल्थ। जब आप इस एग्जाम को देते हो ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छे से रहनी चाहिए, तभी इस एग्जाम को आप अच्छी तरीके से क्या कर पाओगे, पास कर पाओगे। डेली 10 आवर्स आपको स्टडी करना है, ऐसा आपके दिमाग में बैठ चुका है। भाई ऐसा नहीं होता, आप फोकस में 7-8 घंटे भी स्टडी करो ना, फिर भी उसके लिए अच्छा है आपके लिए। उसी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कांस्टेंट कंपैरिजन विथ अदर्स। आपका जो पार्टनर रहेंगे या फिर आप जिनके आजू बाजू में बैठते हो, उनके कंपेयर नहीं करना है आपको। कभी कभी वो जो आपका कंपटीटर है वो 2-3 साल से पहले पढ़ाई कर रहा हो,
तो उसका कंसेप्ट का, उसके स्टडी करने का, उसके पढ़ने का कुछ क्राइटेरिया रहेंगे, वो आपसे ज्यादा फास्ट पढ़ पाएगा क्योंकि उसकी कंसेप्ट क्लियर है, आपकी नहीं अभी तक। ओके, उसी के साथ साथ उसने इतना पढ़ लिया बट मैं तो पीछे रह गया। वो 10 12 घंटे 14 घंटे पढ़ता है और मैं 10 8 7 9 इतने घंटे ही पढ़ पाता हूँ। तो ये कंपैरिजन आपको कभी भी नहीं करना है, आपके हिसाब से आपको चलना है। उसी के साथ साथ आपको फियर ऑफ फेलियर और प्रोकास्टिनेशन, ये दोनों चीजें छोड़नी है। फेल होना है तो आप बिल्कुल फेल होंगे, पास होना है तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। और प्रोकास्टिनेशन, मैं पास हो सकता हूँ, मैं फेल हो सकता हूँ, ऐसा कुछ भी आपके दिमाग में नहीं लाना। ये साइकोलॉजिकल ना चैलेंज बहुत सारे बच्चों को ना अपने लाइफ में नीचे ला देती है। और किसी के भी ऊपर विश्वास मत रखो क्योंकि आपको पता है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किस स्पीड के साथ पढ़ रहे हो। ओके। और सोशल आइसोलेशन फॉर 2 3 इयर्स, बच्चे ऐसे भी पढ़ते, ऐसे रहते हैं कि भाई मैं स्टडी करने लगा ना, मैं घर वालों को सभी को भूल जाऊंगा और खाली स्टडी पे फोकस करूंगा। ऐसा भी नहीं होता मेरे बच्चों। ओके। या फिर आपको साइकोलॉजिकल थोड़े चैलेंजेस आने लगेंगे बाद में, ऐसा नहीं करना आपको। आपको समाज में रहना है और स्टडी अच्छे से करना है। साइंटिफिक फैक्ट बताओ, जब आपके दिमाग पर रेस्ट स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है ना तो मेमोरी बाय 20% अच्छे से काम करने लगेगी आपकी मेमोरी। उसके साथ साथ 8 से 9 घंटे फोकस स्टडी आप करो, 8 से 9 घंटे सफिशियंट है, कुछ ज्यादा नहीं है। उसी के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है और सोशल कनेक्शन बना के रखने हैं। सोशल कनेक्शन में तो फेसबुक इंस्टाग्राम ये चलाने को मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके। फेलियर का रीजन नंबर 9, द कंपैरिजन ट्रैप। ये ऊपर भी टॉपिक टॉपिक हमने कंपेयर किया। देखो, सोशल मीडिया इफेक्ट, कंपेयर स्टडी हावर्स विथ अदर्स। मैंने आपको ऊपर बताया ना कि आप सामने वाला कितना घंटे पढ़ाई कर रहा है उसके ऊपर आपको जाना नहीं है। स्टार्टिंग में आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी तो आप धीरे पढ़ोगे, जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी तो आप फास्ट पढ़ने लगोगे। स्टार्टिंग में एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद बेसिक बुक्स आपके जो होंगे वो पढ़ो, और उसके बाद कोर सब्जेक्ट पे आना है आपको। तभी आप उस बुक्स को अच्छी तरीके से फास्ट पढ़ पाओगे। डेली आपको टारगेट रखना है कि 100 पेजेस दिन में आप पढ़ सको। अच्छे पढ़े तो बेटर है बट क्लियरिटी के साथ पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं की और बाद में अगर आप रिवीजन करते हो ना तो ये आपको दिक्कत होने वाली है। फील इनएडिक्वेट सीइंग टॉपर पोस्ट, ये भी समझो आप। ओके। लूज फोकस ऑन पर्सनल जर्नी, बहुत सारे बच्चे ना फोकस गवा देते हैं अपने लाइफ के अंदर, तो फोकस आपको क्लियर रखना है। टॉपर्स की एडवाइस क्या रहेंगे जो मैंने अभी बच्चों से पूछे, वो बच्चे हमेशा फोकस रहते हैं, नॉट अदर्स हाईलाइट रील्स। वो बच्चे अपने बस फोकस के साथ स्टडी करते हैं, सिलेबस उनके साथ रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उनके साथ रहते हैं और वो अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, तभी उनके रिजल्ट आ पाते हैं और वो टॉपर कहलाते हैं। उसके लिए एक्शन आपको क्या लेना है, लिमिट सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया के थ्रू दूर रहना चाहिए। अगर आप उसमें अगर रील स्क्रॉल करने लगोगे या फिर दूसरा कुछ करने लगोगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। एक 10 15 मिनट मैं नहीं कहता कि पूरा आप सब कुछ भूल जाओ। अगर आपको दिमाग तो थोड़ा सा फ्रेश रखना है तो वो आप कर सकते हो, बट इतना भी नहीं कि आप बच्चों ना उसमें ही खो जाते हैं बट उसका उनका दिमाग नहीं चलता। हर गर्लफ्रेंड रही तो पूछो मत, तो पूरा स्टडी का आपका तो क्या होगा वो आप ही को पता होगा।
अब सक्सेस का फॉर्मूला हम डिस्कस करते हैं। जो सक्सेस बच्चे होते हैं उनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं और टॉपर्स कैसे बनते हैं, ओके, और एक्चुअल में वो क्या करते हैं। विनिंग पैटर्न के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, बताने वाला हूँ इस वीडियो में। जो बच्चे सबसे फास्ट यानी कि अर्ली स्टार्ट करते हैं ना, वो सबसे पहले भी अटेम्प्ट क्लियर कर पाते हैं। उनको कम से कम 1.5 साल से 2 साल इतना ही वक्त लगता है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्लियर कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दैट अर्ली स्टार्ट। दूसरा है इंटीग्रेटेड अप्रोच। उनको पता होता है कि मुझे 3 स्टेज के लिए प्रिपरेशन करना है और उसके लिए वो डे 1 से प्रिपेयर करते हैं सब कुछ। तीसरा टॉपिक, लिमिटेड रिसोर्सेस। वो कुछ भी नहीं पढ़ते, जो पढ़ते हैं ना 2 या 3, मैक्सिमम 3 या 4 बुक्स उनके पास रहते हैं, मैक्सिमम नहीं। बच्चे क्या करते हैं, अगर किसी एक साल किसी बच्चे ने टॉप कर दिया और उसकी बुक लिस्ट पढ़ते हैं और उस बुक लिस्ट में आपका बुक है ही नहीं, तो आप उस बुक को पढ़ने की जरूरत करते हो। ऐसा नहीं करता। जब आपने स्टडी शुरू किया है उस टाइम पे कौन से बुक्स आपने शॉर्ट लिस्ट की है, 3 से 4 बुक, वही आपको रिपीटेड फॉर्मेट में ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है। विनिंग का पैटर्न नंबर 4, डेली रूटीन। आपका डेली रूटीन ना 8 से 9 घंटे फोकस के साथ पढ़ना चाहिए। उसी के साथ साथ एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप, ये बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लोगे ना तो आपके ज्यादा दिमाग में नहीं रहेगा, ध्यान में नहीं रह सकता। मॉक टेस्ट आपको देनी है, वीकली देनी है, डिटेल एनालिसिस करना है। क्या आपने गलतियां की, कैसे की, और क्या इसमें इंप्रूवमेंट ला सकता हो। रिवीजन, मैंने आपको पहले बताया, अगर रिवीजन नहीं रहा तो आपने जो कुछ पढ़ा है वो भूल जाओगे। आपको मिनिमम 4 to 5 राउंड्स आपके जो सब कुछ बुक्स है वो कंप्लीट रिवीजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी बेसिक बुक है यानी कि वो आप एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं करना। आपको दोबारा भी पढ़ना है। कभी कभी कंसेप्ट आपकी क्लियर होती है बट और अगर आपको उस कंसेप्ट को मैच्योर करना है तो आपको डेफिनेटली वो दोबारा पढ़ना चाहिए। और मैं आज आपको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आज बताने वाला हूँ, रीड इफेक्टिवली। जो कुछ पढ़ो ना आप इफेक्टिवली पढ़ो और फास्ट पढ़ो। फास्ट आप स्टार्टिंग में नहीं पढ़ पाओगे बिकॉज ऑफ दैट आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी। बट फास्ट कैसे पढ़ना है ये आपको धीरे 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 समझ में आता चला जाएगा। जो कुछ पढ़ो ना आप इफेक्टिवली पढ़ो। एक बार पढ़ने के बाद आपको कम से कम उस टॉपिक को रिवीजन करने में टाइम लगे, कम से कम दोबारा टाइम लगे, ऐसा आपको पढ़ना है इफेक्टिवली। तभी आप सक्सेसफुल जल्दी हो पाओगे। सक्सेस का फॉर्मूला नंबर 2, क्विक एक्शन प्लान फॉर रिव्यू फॉर व्यूअर्स। फेज 1, फेज 2 और फेज 3। फेज 1 देखो, आप 1 से 3 महीने आप फाउंडेशन का आपका होना चाहिए, जहां पे आप एनालाइज करोगे सिलेबस को और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को। सिलेक्ट लिमिटेड रिसोर्सेस आपके पास होने चाहिए, क्वालिटी बुक्स होने चाहिए। आपकी शुरुआत एनसीईआरटी से होगी और बेसिक बुक्स पढ़ो, या आपके पहले 3 महीने के अंदर आपका फाउंडेशन क्लियर करो। ऐसा नहीं कि आप स्टार्टिंग में ही आप बहुत बड़ी बड़ी किताब पढ़ने लगो, ऐसा नहीं होता। एनसीईआरटी पे फोकस करो, सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी, ये 3 सबसे मेन चीजें है यूपीएससी को क्रैक करने के लिए। फेज नंबर 2, जो आपका 4th मंथ से लेकर 1 साल तक ये बिल्डिंग फेज होगा आपका। वहां पे क्या करना है आपको, स्टैटिस्टिक सिलेबस वंस, यानी कि जो कुछ पूरा आपका सिलेबस है वो एक बार आपने पढ़ना चाहिए 4 महीने से 12 महीने के अंदर। उसी के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स ये भी आपको पढ़ने हैं। स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करनी है। पहले दिन आपको एक क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करके देखना है, या फिर एक आंसर लिख कर देखना है, सॉरी एक आंसर
उसके बाद हर दिन आपको एक आंसर बढ़ाना है। उसी के साथ साथ आपकी रिटर्न की प्रैक्टिस होगी। जो कुछ गलतियां आप कर रहे हो वो इम्प्रूवमेंट करनी है और वो नोट डाउन करके रखनी है। और आपका लास्ट का फेज होगा 13 मंथ से लेकर 18 मंथ तक, जहाँ पे आप मास्टर होगे। आप रिवीजन कर पाओगे 4 to 5 टाइम्स, इंटेंसिव मॉक टेस्ट दे पाओगे, ओके, और इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आप कर पाओगे। अब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ये भी मैंने यहाँ पे आपको दिया है। डोंट डू दिस एंड डू दिस। देखो, स्टडी आपको हर दिन 12 घंटे ही पढ़ना है ऐसा नहीं मेरे बच्चों। 8 से 10 घंटे अच्छी तरीके से पढ़ना है, फोकस के साथ पढ़ना है। कलेक्ट अनलिमिटेड स्टडी मटेरियल्स। कुछ भी उठा कर लाते यार आप। मार्केट में ना बहुत सारे बुक्स होते हैं, बट आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते। अनलिमिटेड स्टडी आपको नहीं काम आने वाली। लिमिटेड स्टडी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है वही पढ़ो, कुछ भी मत पढ़ो। इग्नोर फिजिकल हेल्थ। बच्चे अपनी हेल्थ को भूल जाते। अगर आप एक हफ्ता भी बीमार रहे ना, तो करीबन एक दिन के 100 पेजेस तो पूरे हफ्ते के 700 पेजेस, यानी कि करीबन 1 या 2 बुक का आपका लॉस हो जाएगा अगर आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं रही। बीमार हो गए आप तो ओके, तो आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। एग्जाम रहेगी नहीं रहेगी, बट आपको जिंदा तो रहना है ना। कंपेयर विथ अदर्स कॉन्स्टेंटली, ये छोड़ना है आपको, सबसे पहले आपको ये छोड़ना है। उसी के साथ स्किप मॉक टेस्ट। बच्चे मॉक टेस्ट ही नहीं दे पाते, ऐसा भी नहीं करना आपको। स्टार्ट विदाउट प्लानिंग। जिनके बस में प्लानिंग नहीं है वो डू की लिस्ट में आ जाते हैं। मैंने पहले भी कहा है आपको कि विदाउट प्लानिंग के बिना आप कुछ भी नहीं करना। अब आपको करना क्या है, 8 से 9 घंटे पढ़ना है। मास्टर होना है आपको लिमिटेड रिसोर्स में। जो कुछ आप बुक्स पढ़ रहे हो उसमें मास्टरी करना है आपको। एक्सरसाइज करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। ट्रैक पर्सनल प्रोग्रेस, यानी कि जो कुछ आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा है, जैसे आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, प्रीलिम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझने की प्रैक्टिस, जो भी एग्जाम का पेपर सेट करने वाले इंसान होते हैं उनको माइंड को समझने की प्रैक्टिस ये आपको करनी है। वीकली मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको होना है। प्लान एवरीथिंग इन एडवांस। कुछ भी आप करो ना उसका प्लान होने चाहिए आपके पास। विदाउट प्लानिंग आपको कुछ भी नहीं करना इस एग्जाम के लिए। अब देखो, बच्चों का माइंडसेट शिफ्ट कैसे होता है फ्रॉम टू के ऊपर। आई नीड टू नो एवरीथिंग। मुझे सब कुछ पता है। नहीं भाई, तुझे कुछ भी नहीं पता इसलिए सिलेक्शन नहीं हो रहा। आई नीड टू अप्लाई व्हाट आई नो, ये आपको करना है। उसी के साथ साथ मोर आवर्स बेटर रिजल्ट। नहीं भाई, फोकस आवर बेटर रिजल्ट। अगर आप जितना ज्यादा पढ़ो, ज्यादा घंटे पढ़ोगे, आपको लगता है बेटर रिजल्ट आएगा, नहीं आ सकता। फोकस के साथ 8 से 9 घंटे पढ़ो, बेटर रिजल्ट आएगा आपका। और कलेक्ट ऑल मटेरियल्स। कुछ भी उठा कर लाते हो नहीं भाई, मास्टर सिलेक्टेड मटेरियल्स, ओके। इसी के ऊपर आपका माइंडसेट का गेम डिपेंड है। सक्सेस का फॉर्मूला नंबर नेक्स्ट। योर नेक्स्ट स्टेप, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है, राइट नाउ एंड दिस वीक। आपको अभी करना है और इस हफ्ते में करना है। पॉज दिस वीडियो, अभी ये वीडियो आपको पॉज करना है और आपको क्या करना है, एक्सेस योर करंट स्ट्रेटेजी। आपको देखने की आपकी करंट स्ट्रेटेजी क्या है, अभी आप कहाँ पे हो। ये वीडियो पॉज करके आप सोचो अभी। अब उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके फेलियर का रीजन क्या है और किस वजह से आप फेल हो सकते हो। अगर नहीं होना है तो इसके लिए आप कुछ अप्लाई करना चाहते हो क्या, जो आपने गलतियां की है वो आप अभी नोट डाउन करो। उसके बाद क्रिएट अ रियलिस्टिक स्टडी शेड्यूल टुडे। आपका जो स्टडी का प्लान हो ना वो सबसे अच्छा होना चाहिए, बुरा नहीं। अब इस हफ्ते आपको क्या करना है, लिमिट योर रिसोर्सेस टू 3 to 4 बुक पर सब्जेक्ट। आपके पास जितने भी अभी रिसोर्सेस है ना
वो छोड़ो, 3 से 4 बुक्स हर सब्जेक्ट के लिए आप क्या करो, उसमें से सॉर्ट करो और वो पढ़ो। स्टार्ट डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। अगर आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरा पेपर कवर ही नहीं कर पाते। अगर कवर नहीं कर पाते तो आपके मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स एक क्वेश्चन के चले जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? बिगिनिंग इंटीग्रेटेड करंट अफेयर रीडिंग, यानी कि स्टार्टिंग से ही आपको करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ना है। रिमेंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, सक्सेस कब मिलती है आपको? राइट स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी और सेल्फ बिलीफ के थ्रू ही आपको सक्सेस मिल पाती है। अदरवाइज आपको फेल्योर ही देखना पड़ेगा। अब मैं आपको फाइनल मैसेज देना चाहता हूं। यूपीएससी डजंट सिलेक्ट द मोस्ट इंटेलिजेंट कैंडिडेट। यूपीएससी कभी भी इंटेलिजेंट कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर पाती और वो होता भी नहीं है। कौन सिलेक्ट होता है? जिसके साथ सही प्लानिंग की स्ट्रैटेजी हो, एग्जीक्यूट करने की कंसिस्टेंसी हो, लर्न फ्रॉम फेल्योर का एनालिसिस करनी, यानी कि बाद में जाकर ये एग्जाम वही आपको आपके लाइफ में काम आने वाला है। लर्न फ्रॉम द फेल्योर्स, adapt continuously and mentally strong stay mentally strong। ये जिसके पास है वही लोग यूपीएससी को चाहिए। इंटेलिजेंट पीपल यूपीएससी को नहीं चाहिए। अगर आप खुद को इंटेलिजेंट समझते हो तो छोड़ दो। योर जर्नी स्टार्ट नाउ नॉट टुमारो। आपकी जर्नी यही से शुरू होती है और अभी से शुरू होती है। इस वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा है, यानी कि आपका पूरा मन है कि आप 2 से 3 साल के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो और जो आपने गलतियां की है, गलतियां करने वाले हो, वो सबसे कम कर पाओ। ओके, तो टॉपर टीचर्स पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कुछ हमारे साथ सुझाव हो आपके इस वीडियो पे तो डेफिनेटली आप हमें डीएम कर सकते हो। नीचे कमेंट में आप लिखो। अगर आप किसी भी प्रकार की आपकी सक्सेस स्टोरी है जो आप बच्चों को शेयर करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसकी लिंक भी कमेंट में डालो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। यूपीएससी की वीकली स्ट्रेटेजीज हम आपको इसी चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। कमेंट करो आपका बिगेस्ट प्रिपरेशन का क्या चैलेंज है, मैं आपको कैसी हेल्प कर सकता हूँ। ओके, और ये वीडियो उन लोगों को शेयर करो जो अभी आप ही के साथ स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डे वाइज स्टडी शेड्यूल फॉर यूपीएससी का देने वाला हूँ। 18 मंथ का प्लान क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए, इसके ऊपर भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। 18 मंथ प्लान मैं आपको डेफिनेटली 18 मंथ का प्लान देने की कोशिश करूंगा, अच्छी तरीके से देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और टॉपर टीचर्स पे आते रहो। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।